Okay, good morning everyone. We will now discuss your second theory chapter. एक और बहुत इंटरेस्टिंग छोटू सा इंपॉर्टेंट सा थ्योरी चैप्टर है अपना स्टार्टअप फाइनेंस बोल के जो आज डिस्कस करेंगे. सिक्योरिटाइजेशन हमने लास्ट सेशन में पूरा आपके साथ कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करके क्लोज कर दिया था. स्टार्टअप फाइनेंस, सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? थोड़ा सा बैकड्रॉप दे रहे हैं, खाली बहुत सिंपल सा चैप्टर है वापस कि बेसिकली जब एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स, वी कीप हियरिंग दिस वर्ड स्टार्टअप्स. सो व्हाट आर स्टार्टअप्स? हाउ डू यू डिफाइन अ स्टार्टअप इन इंडियन टर्मिनोलॉजी? वी विल डिस्कस यहाँ पे. स्टार्टअप्स को कई सारे टैक्स इंसेंटिव्स होते हैं, कई सारे बेनिफिट्स दिया जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड टू इनकरेज पीपल टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरियल entities, firms, investments, and thereby start giving shape to their ideas. So startups have been encouraged in the last 10-15 years a lot. ठीक है ना? Encouragement खाली देने से नहीं होता है, साथ साथ में startups को क्या चाहिए? अगर मेरे पास एक आइडिया है, if I am an entrepreneur and if I have an idea, to give shape to that idea, the first thing that I need is capital. नो ऑब्वियसली उनको कई सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, उनके लिए दिक्कत होती है, उनको टैक्स वगैरह देना पड़ता है, उसमें दिक्कत होती है. तो वहां गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया. गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम्स निकाले जिसमें स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, कंप्लायंसेस से छुट्टी मिलती है. तो कई सारे ऐसे बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दिए टू स्टार्टअप्स. लेकिन फिर भी स्टार्टअप सेट करके एक स्टार्टअप को ऑपरेट करने के लिए फाइनेंस सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, क्योंकि अगर पैसा होगा तो ही बिजनेस चालू कर पाएंगे, रन कर पाएंगे, चला पाएंगे, तो ही ये बेनिफिट्स को ले पाएंगे, बेनिफिट्स एंजॉय कर पाएंगे. लेकिन उसके लिए पहले इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी आर एबल टू गेट द स्टार्टअप रनिंग. तो इस स्टार्टअप को रन करने के लिए, इस स्टार्टअप को रन करने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दैट वी स्टार्ट getting the right finance at the right time. Now financing a startup, see practically क्या होता है जब आप एक नया कंपनी या नया बिजनेस स्टार्टअप करते हो. इनिशियली जब आप बोलेंगे मेरे को स्टार्टअप करना है, हर कोई बोलेगा वाओ ब्रिलियंट आइडिया, गो अहेड, यू शुड डेफिनेटली गिव दिस आइडिया अ शेप. If you need any help, let me know. If you need any help, let me know. But the minute you need finance and you ask people for financing the startup, they will all have their own apprehensions. Why? रिस्की होगा, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, पैसा डूबने का डर होगा. तो स्टार्टअप इज अ फ्रेश आइडिया जिसपे हम काम करते हैं और उसमें पैसा लगाने का हाई रिस्क हाई रिटर्न है. फाइनेंस की दुनिया है, हाई रिस्क हाई रिटर्न है, क्योंकि आप एक नए बिजनेस में पैसा लगाओगे तो रिस्क ज्यादा होगा, एंड ऑब्वियसली गोइंग पैरेलली अगर रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न का भी ज्यादा पोटेंशियल होगा. तो ये स्टार्टअप्स में फाइनेंस कैसे कैसे कहां से अरेंज किए जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं, वी विल डिस्कस. ये स्टार्टअप्स के फाइनेंसिंग में क्या क्या नॉर्मली लोग यूज करते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, वी विल डिस्कस. उनमें क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दैट. दैट्स व्हाट द फोकस ऑफ दिस चैप्टर इज, कि एक स्टार्टअप किस तरह ग्रो करता है, उसमें उसे क्या क्या टाइप के फाइनेंस की जरूरत होती है, और वो फाइनेंस कौन कौन से टाइप के लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. that's what our overall focus of this chapter is going to be like. So we will go into the startup financing part. While we discuss, also understand that sir यहां पे स्टार्टअप्स मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी नया कंपनी अपने क्रिएट करेंगे और स्टार्टअप है या नहीं है. स्टार्टअप कहलाने के लिए भी कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं. Okay, so it's all there. We will go into them one by one. आओ शुरू करते हैं. The basics of startup finance. Okay, startup financing means some initial infusion of money needed to turn an idea into reality. Initial पैसा जो हमारे को जरूरत होता है to convert an idea into reality, that's going to be called startup finance.
While starting out, big lenders like banks are not interested in a startup business. Initially नया बिजनेस को बैंक वगैरह पैसा नहीं देना चाहेगा. क्यों नहीं देना चाहेगा? सिंपल सा लॉजिक है सर, उसके पास एसेट बैकिंग भी उतना नहीं है सर, उसका कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, हमारे को बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, और हमारे पास तो पब्लिक का पैसा है सर, पब्लिक का पैसा के साथ इतना ज्यादा रिस्क हम लोग नहीं ले सकते सर. So banks will be less inclined. The reason is that when you are just starting out, you're not at the point where yet with a traditional lender or investor would be interested in you. Traditional normally जो lenders वगैरह होते हैं, जो investors होते हैं, वो interested नहीं होंगे. So you will have one option of selling some assets, borrowing against one's home, asking loved ones, family and friends for loans, etc. तो आप अपने कुछ assets बेच के, सुनते हैं देखते हैं, आप अपने कुछ एसेट्स बेच के पैसा खड़ा करके उसके अगेंस्ट में बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो. अपना घर वगैरह गिरवी वगैरह रख के कर सकते हो. आस्किंग मनी फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, दीज आर द बेसिक मींस बाय विच यू स्टार्टअप करते हैं. नॉर्मली यहां से पैसा अरेंज करते हैं, लेकिन बट दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क, इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी एंड स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. ऑब्वियस बात है, फैमिली में किसी से पैसा लिया और फिर आप टाइम पे वापस नहीं दे पाएंगे तो ऑब्वियसली उसका बहुत मेजर रेपरकशंस होगा इन द रिलेशंस इन द फैमिली. सो बोला द पर्टिनेंट क्वेश्चन इज हाउ टू कीप लोन्स फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स स्ट्रिक्टली बिजनेस लाइक. दिस इज द हार्ड पार्ट बिहाइंड द स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑफ पुटिंग सो मच एट रिस्क. A good way to get success in the field of entrepreneurship is to speed up initial operations as quickly as possible to get to the point where outside investors can see and feel the business venture and understand that a person has taken some risk reaching it to that level. सिंपल सा बात है, हम ये बोल रहे हैं जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स है वो एक इनिशियल स्टार्टअप में हो सकता है इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वो स्टार्टअप को उस पॉइंट तक लेकर आना जहां ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे, वहां तक लेकर आना इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग फॉर एन एंटरप्रेन्योर. अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं जिसके पास ये आइडिया आता है कि नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत क्रिटिकल होगा दैट आई रेज द बिजनेस टू अ पॉइंट वेयर द ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स विल बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस. आर यू विद मी एवरीवन? यस और नो? Some businesses can be bootstrapped. What is bootstrap? कि आप अपने पैसे से, पर्सनल फाइनेंस से बिजनेस को चलाना और रन करना शुरू करोगे. बूटस्ट्रैपिंग इज यहां पे अपना ही पुराना पैसा से आप बिजनेस को चालू करोगे, रन करोगे. They can be built up quickly enough to make money without any help from investors who might otherwise come in and start dictating the terms. Obvious सा बात है, अगर आप बूटस्ट्रैपिंग करते हैं, अगर आप अपना पैसा लगा के स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उसका बहुत सारा एडवांटेज. सिंपल सा बात है, बाहर वाला पैसा देगा तो पैसे के साथ कैविएट्स देगा, कोवेनेंट्स देगा, टर्म्स एंड कंडीशंस देगा. लेकिन अगर आप अपना पैसा लगाओगे तो ये सब कोई झमेला नहीं है, फटाफट बिजनेस कर सकते हो, अपने हिसाब से बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो. दैट्स गोइंग टू बी अ बेनिफिट पॉइंट फॉर यू एज वेल, दैट इफ यू आर डूइंग द बिजनेस, if you're starting the business, if you're doing the startup with your own personal finances, you don't have to be dictated by the terms of the investors. In order to successfully launch a business and get it to a level where large investors are interested in putting their money, it requires a strong business plan. And you need seeking advice from experienced entrepreneurs and experts, people who might invest in the business sometime in the future. So एक स्टार्टअप में पैसा कौन लगाने में इंटरेस्टेड होगा? वो जो पहले खुद एक स्टार्टअप शुरू किया होगा और उसको दिखता होगा कि हाँ पोटेंशियल है इस बिजनेस. So you know the experienced entrepreneurs is the word that the book uses. The people who were an entrepreneur who did a startup at one point of time and today they've become a full-fledged grown-up business doing well. They would be the people who would give you advice and they can be the future investors in your business as well. Now, some of the innovative ways to finance a startup. क्या क्या तरीका हो सकता है स्टार्टअप के लिए पैसा अरेंज करने का? Every startup needs capital. प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, मशीन इन्वेंट्री लाने के लिए, सैलरी वगैरह देने के लिए. बैंक लोन इसमें नहीं आपको हेल्प करता. बैंक्स आर रियली द लीस्ट लाइकली बेनिफैक्टर्स ऑफ स्टार्टअप्स. दे आर लीस्ट लाइकली टू बी इंटरेस्टेड. तो क्या क्या तरीका होगा? पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल क्रेडिट लाइंस, फैमिली एंड फ्रेंड्स. पहले ये 3 पॉइंट समझिएगा. पर्सनल फाइनेंस यानी आपका जो भी सेविंग्स वगैरह है, आपके पास जो अपना पैसा बचाया हुआ है वो लेना.
पर्सनल क्रेडिट लाइन यानी जो आप पर्सनल उधार ले सकते हैं, पर्सनल लोन लेना। बैंक स्टार्टअप को लोन नहीं देगा बिकॉज स्टार्टअप का क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, लेकिन आपका अगर क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर है, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा है, तो बैंक आपको लोन दे सकता है। मैसेजेस तो आते रहते हैं, you have a pre-approved loan of इतना रुपया, you have इतना amount of loan sanctioned for you। तो आपको पर्सनल क्रेडिट के बेसिस पे एक लोन ऑफर किया जा सकता है। तो पर्सनल क्रेडिट्स यूज कर सकते हैं, पर्सनल फाइनेंस यूज कर सकते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड से पैसा ले सकते हैं। दीज आर वेरी सिंपल इनिशियल 3 मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग अ स्टार्टअप। Okay, personal finance may not be innovative, but you may be surprised to know that most budding entrepreneurs never thought of saving any money to start a business. This is important because most of the investors will not put money into a deal if they see that you have not contributed any money from your personal sources. एक सिंपल सा बात है, जब आप डिबेंचर्स इशू करते हैं, डिबेंचर होल्डर लोग पैसा क्यों लगाता है? क्योंकि उनको दिखता है कि इक्विटी वालों का पैसा इतना है और मेरे बाद उनको मिलेगा, तो वो डुबाएंगे, तो पहले इतना अपना पैसा निकालने जितना तो निकालेंगे, उससे पहले मेरा चुकाएंगे। तो ऑब्वियस सा बात है, मेरा पैसा सेव है। अगर 500 करोड़ का इक्विटी है और अगर 100 करोड़ का डिबेंचर्स इशू हो रहा है, तो मेरे को पता है 600 करोड़ में से 100 तो डेफिनेटली निकल जाएगा, उनका 500 तो मेरे बाद में ही पे ऑफ होगा। तो उनका 500 होने से मेरे को एक कुशन मिलता है, तो हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने में ज्यादा खुश होता है। The same thing with investors here also. When the investors see that you have your personal finances invested, they would be interested to invest the money because they would realize that obviously आपने अपना पर्सनल इतना पैसा लगा रखा होगा, तो कहीं ना कहीं आप इतना पैसा नहीं डूबने दोगे, तो उनको अपना निकाल पाने का अश्योरेंस मिलेगा। ओके, पर्सनल फाइनेंस आपका लगा हुआ होगा तो ज्यादा बेटर नेगोशिएट कर पाएंगे, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे आप। Personal credit lines. One qualifies for personal credit based on one's personal credit efforts. Credit cards are a good example of this. Banks provide personal credits, but they are cautious. They provide this facility only when the business has enough cash flows to repay the line of credit. Obvious सा बात है। तो आपके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के बेसिस पे आप पीरियोडिकली रेगुलरली जो पे करते हो उसके अगेंस्ट में आपको क्रेडिट हिस्ट्री अगर आपका अच्छा होता है तो आपको पर्सनल फाइनेंस मिलता है। वो पर्सनल फाइनेंस के बेसिस पे आप स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं। Family and friends goes without saying, these are the people who generally believe in you without even thinking that your idea works or not. However, the loan obligation to friends and relatives should always be in writing as a promissory note or otherwise. बोला फैमिली एंड फ्रेंड्स से अगर लोन लेना भी है तो उसको राइटिंग में प्रॉमिसरी नोट की तरह पेपर पे रखिए। ऐसा नहीं है कि वो फिर रिलेशन को बीच में लाएंगे, रिलेशन के वजह से वो दे रहे हैं अग्रीड, लेकिन आपको उनको पैसा चुकाना है, उसको अग्रीड टर्म्स की तरह देंगे, तो उसको भी, सामने वाले को भी एक अश्योरेंस होगा ताकि रिलेशन में कड़वाहट नहीं आएगी। मेक इट इन राइटिंग इज व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल यू देयर। पीयर टू पीयर लेंडिंग, दिस इज लाइक अ चिट फंड वाला कॉन्सेप्ट, या इट्स लाइक अ मोर ऑफ अ ट्रस्ट वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट वेयर यू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हेल्प ईच अदर। In this process, group of people come together and lend money to each other. Lend money to each other. Peer-to-peer lending has been there for many years. Many small and ethnic business groups have similar faith and generally support each other in their startup endeavors. Are you getting this? Peer-to-peer lending वाला ना kind of a cooperative society है जहाँ सब कोई मिलकर एक दूसरे को मदद करता है, kind of create a corpus and then they try to use the corpus for financing the startups within the peer itself. क्राउड फंडिंग वर्ड सुना है क्या आपने? एनीवन कैन यू टेल मी व्हाट इज क्राउड फंडिंग? आजकल फेसबुक में कई बार ये वर्ड शायद सुना हो आपने। व्हाट इज क्राउड फंडिंग? ओके, क्राउड फंडिंग में ऐसा नहीं है कि स्पेसिफाइड ग्रुप होगा जिनको अपने अट्रैक्ट करेंगे। इट इज लाइक एनीबडी एंड एवरीबडी। इट्स लाइक टेकिंग अ डोनेशन और अ चैरिटी वाला चीज। जैसे आप फेसबुक पे क्राउड फंडिंग करते हैं तो बेसिकली आप ऑनलाइन एक काइंड ऑफ क्राउड फंडिंग चलाते हैं कि भाई मेरा ये एक नया वेंचर है और उसके लिए मुझे फंड्स चाहिए, सो आई वुड लाइक यू टू कॉन्ट्रीब्यूट। एवरीबडी मेक्स देयर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, स्मॉल अमाउंट, किसी को जितना जितना देना होगा। बहुत सारे लोग छोटे छोटे अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपके लिए जनरेट हो जाता है। दैट्स हाउ यू डू अ क्राउड फंडिंग। यूज ऑफ, हाँ जी,
जैसे आजकल फेसबुक आपको यहाँ बर्थडे देता है कि अगर आपको डोनेट करना है तो उसके लिए आप क्राउड फंडिंग रेज करो, तो आप अपने क्राउड फंडिंग करते हो अपने बर्थडे पे, और आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है आपको कुछ न कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर फेसबुक वो अमाउंट को कोई भी एक सोशल कॉज के लिए यूज करता है। दैट्स क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग इज लार्ज क्राउड से, मासेस से स्मॉल स्मॉल अमाउंट जनरेट करना। दैट्स द आइडिया, क्राउड फंडिंग। वहां पे क्राउड फंडिंग थोड़ी ना था, it was more about there, it was about helping by creating business rather than funding. हाँ, मतलब अगर आप फंड्स दे रहे हो देन इट बिकम्स अ क्राउड फंडिंग, ठीक है ना। बट अगर आप मतलब हाँ ऑब्वियसली अगर आप फंड्स दे रहे हो तो क्राउड फंडिंग है। अगर आप खाली बेसिकली अगर बिजनेस जनरेट कर रहे हो तो दैट्स नॉट क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग में पैसा, फाइनेंस जाना चाहिए, बहुत सारे सोर्सेस से, बहुत सारे लोगों से स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज कंट्रीब्यूट किया जाना है। यूज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस इनिशिएटिव। Crowdfunding makes use of the easy accessibility of vast network of people through social media and crowdfunding websites to bring investors and entrepreneurs together. तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल से पैसा ले रहे होंगे, सोशल मीडिया वगैरह, लाइक फेसबुक का एग्जांपल वगैरह दिया जिसके थ्रू आप क्राउड फंडिंग रेज कर सकते हो। तो यू हैव अ स्टार्टअप, यू स्टार्टिंग अ स्टार्टअप एंड यू से आई वांट टू रेज 50 लाख रुपीस क्राउड फंडिंग। सो हर कोई, लेट्स से आपके फ्रेंड, अगर आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, हजारों लोग आपके कनेक्शंस में हैं, आपके पास 50,000 लोग हैं जो आपको जानते हो, तो 50,000 लोग भी अगर 100 रुपया करके कंट्रीब्यूट करेंगे, आपका 50 लाख का इनिशियल फंडिंग जनरेट हो जाएगा। दैट्स क्राउड फंडिंग। लार्ज वॉल्यूम से स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स जनरेट करके एक पूरा कॉर्पस क्रिएट करना। माइक्रो लोन्स नाम से समझ में आना चाहिए। माइक्रो स्मॉल होता है, मैक्रो बड़ा होता है। माइक्रो इज इंडिविजुअल स्मॉल लेवल्स पे। तो माइक्रो लोन्स आर स्मॉल लोन्स दैट आर गिवन बाय इंडिविजुअल्स एट अ लोअर इंटरेस्ट टू न्यू बिजनेस वेंचर्स। तो ये सब क्या होता है, जैसे आपको एक आइडिया देता हूं, ट्रेडिशनल खास करके सिटीज में भी होते हैं, बट रूरल एरियाज में, सब अर्बन एरियाज में खास करके ज्यादा होता है ये माइक्रो फाइनेंस भी बोलते हैं, माइक्रो लोन्स बोलते हैं। जहां क्या होता है, वहां छोटे छोटे बडिंग घर घर में जो स्टार्टअप्स होते हैं, वो घर घर के स्टार्टअप्स को जनरेट करने के लिए एक लो इंटरेस्ट रेट, मतलब आई टेल यू फॉर एग्जांपल, आई वाज हियरिंग दिस कि देयर इज दिस स्मॉल विलेज नियर कोलकाता ओनली, and now there you have microfinance institutions. They will give you money, they will lend you money for startups at a very small rates of like even 5%, 3%, 5%, which is like practically something that you can't even imagine, funds at that rate. But that's only for local people to help them generate budding entrepreneurs. So small amounts of loan at a very lower rate of interest being given to individuals to develop their businesses. This is a microfinance, छोटा loans होगा। वेंडर फाइनेंसिंग, इसमें कुछ समझाने का होना ही नहीं चाहिए, नाम से ही समझ में आना चाहिए। व्हाट इज वेंडर फाइनेंसिंग, पता है क्या? व्हाट इज वेंडर फाइनेंसिंग समझ में आ रहा है क्या? करेक्ट, वेंडर से ही क्रेडिट लेना, सप्लायर से क्रेडिट लेना कि वो इतना दिन का क्रेडिट देगा जितना दिन के अंदर हम माल को बनाकर बेचकर पैसा जनरेट करके उसको सेल ऑफ कर देगा। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल वे ऑफ गेटिंग फाइनेंस कि भाई वेंडर मेरे को फाइनेंसिंग फॉर 180 डेज दे दिया, 6 महीना का क्रेडिट दे रहा है, 6 महीना के अंदर हम बनाकर बेच के उसको पैसा लाकर दे देगा। ये हमेशा याद रखिएगा, बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस फैक्ट कि देयर इज नो फ्री मनी। तो अगर वो आपको 6 महीने का क्रेडिट देगा तो कहीं ना कहीं 6 महीने का इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट करके देगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। सो इफ ही इज गोना गिव यू अ 6 मंथ क्रेडिट और आपको लग रहा होगा वह 6 महीने के लिए पैसा फ्री में मिल गया, कुछ नहीं, उसने कहीं ना कहीं प्राइसिंग में 6 महीने का इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट किया होगा। वरना अगर कैश प्राइस और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट का प्राइस सेम नहीं होगा, फॉर श्योर अबाउट दिस। बट हाँ, अपने लिए कम से कम फाइनेंसिंग हो गया, क्योंकि अपने को मार्केट से लोन लेने का दरकार नहीं पड़ेगा, यहीं से सामान भी मिल गया, कैपिटल भी एक रकम से मिल गया, रीपे करके अपने धीरे धीरे बिजनेस को ग्रो करवा पाएंगे।
It is a form of financing in which a company lends money to one of its customers so that he can buy products from the company itself. It also takes place when many manufacturers and distributors are convinced to defer payment until the goods are sold. Defer payment until the goods are sold. Extending the payment terms to a longer period, 30 days can be extended to 45 days, 60 days. Credit worthiness and payment पे depend करेगा. परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग. परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट वगैरह में काफी होता है, काफी हद तक होता है. तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है, जैसे प्री शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं इसको, प्री शिपमेंट फाइनेंस. तो अगर आपके पास एक हाई वैल्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर है, मेरे पास 100 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया, छोटा तो सर हम सोचते ही नहीं. अब 100 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर है सर, मेरे पास 100 करोड़ का सामान को बनाकर बेचने का, लेट्स से 30% मार्जिन में बेच रहा हूं मैं, 70 करोड़ मेरा कॉस्टिंग है, लेकिन सर 70 करोड़ लगाऊंगा तभी तो 100 करोड़ मिलेगा, और 100 करोड़ मिलेगा तो बिजनेस चल पड़ेगा सर, लेकिन पहले 70 करोड़ कहां से लाएं? तो फिर हम क्या करते हैं, देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग बैंक्स, कई सारे जो ये प्री शिपमेंट फाइनेंस वगैरह देते हैं, वो आपको परचेज ऑर्डर देखकर कि भाई कंफर्म ऑर्डर है इसके पास 100 करोड़ का, तो उसको आपको 70 करोड़ आपको सैंक्शन कर देंगे विद कैविएट्स होगा, वो लोग ट्रैक करेंगे. आप 70 करोड़ लेके इंटरनेशनल हो गए तो दिक्कत हो जाएगा, तो वो ट्रैक करते रहेंगे, पर वो आपको 70 करोड़ सैंक्शन करके देंगे. आप 70 करोड़ से सामान बनाइए, पूरा बनाकर बेच के एक्सपोर्ट करिए, और जो 100 करोड़ मिलेगा वो डायरेक्टली उनके पास जाएगा, वो अपना इंटरेस्ट वगैरह काट के नेट अमाउंट आपको ट्रांसफर कर देंगे. द मोस्ट कॉमन स्केलिंग प्रॉब्लम, स्केल यानी बिजनेस को जब स्केल अप करना चाहते हैं, एक लेवल से बिजनेस को एक हायर लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, स्केल अप करना बिजनेस को, द मोस्ट कॉमन स्केलिंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टार्टअप्स इज द इनएबिलिटी टू फाइंड अ लार्ज न्यू ऑर्डर. एक बड़ा ऑर्डर ढूंढना. द रीजन इज दैट दे डोंट हैव द नेसेसरी कैश टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर द प्रोडक्ट. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सब बड़ा ऑर्डर मिल गया तो बनाकर बेचेंगे कैसे? वो बनाकर बेच पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. Purchase order finance companies offer advance required to fund directly to the supplier. This allows the transaction to complete and the profit to flow up to the new business. Are you getting this? Clear हो रहा है? Factoring accounts receivable, IPCC intermediate, जिस भी फॉर्म से आप आ रहे होंगे, सीए इंटर, सीएमए इंटर, जहां से भी आपने आए हैं, आपने ये सुना होगा फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल. व्हाट इज फैक्टरिंग? फैक्टरिंग इज बेसिकली अ मींस ऑफ डेटर्स मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. तो फैक्टरिंग में क्या होता है, एक फैक्टर एजेंट होता है, उस फैक्टर एजेंट को हम अपना रिसीवेबल्स बेच देते हैं. वी सेल द रिसीवेबल्स, वी डोंट सेल द डेटर्स, वी डोंट डू ह्यूमन ट्रेडिंग. ओके, सो वी सेल द रिसीवेबल्स, बुक डेट्स टू द फैक्टर एजेंट, अगेंस्ट विच द फैक्टर एजेंट गिव्स अस अ एडवांस मनी. इट इज सिमिलर टू बिल्स डिस्काउंटिंग, लेकिन यहां पे कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, एंड इट इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. But factoring is a method by which I will sell the book debts to a factor agent who will do the collections for me. He will pay me in advance, by which I can continue doing my business. So factoring the receivables. A facility is given to the seller who has sold the good on credit to fund his receivables till the amount is fully received. So when the goods are sold on credit and the credit period is for, let's say example, 6 months, factor will pay most of the sold amount upfront and the rest amount later. Therefore, in this way, startup can meet its day-to-day expenses. अगर मैंने बहुत मुश्किल से किसी तरह बनाकर ऑर्डर सेल भी कर दिया और पैसा 6 महीने बाद आएगा, तो 6 महीने का बिजनेस कैसे करें सर? स्टार्टअप को चलाने के लिए तो फाइनेंस चाहिएगा, तो अब 6 महीने तक बिजनेस कैसे करें? तो यहां पे फैक्टरिंग काम में आता है कि हमारा जो 6 महीने बाद का रिसीवेबल हम फैक्टर एजेंट को बेच देते हैं, जो पैसा आता है उससे डे टू डे ऑपरेशंस कंटिन्यू करते हैं. क्लियर है क्या? सिक्योरिटाइजेशन इज क्वाइट डिफरेंट. आई टोल्ड यू, सिक्योरिटाइजेशन का फर्स्ट स्टेप ये हो सकता है, फर्स्ट स्टेप
लेकिन सिक्योरिटाइजेशन में तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन वाज यू वर कन्वर्टिंग द बुक डेट्स इनटू सिक्योरिटीज। यहां पे वो चीज नहीं हो रहा, यहां पे सेलिंग ऑफ बुक डेट्स होगा, स्टेप 1 हो रहा है, जो अपने एक पूल ऑफ फंड्स रिसीवेबल्स को अपने सेल कर रहे हैं, दैट पार्ट इज हैपनिंग। बट उसके आगे जो मेन क्रक्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन है, टू सेल दैट इनटू टू ब्रेक दैट इनटू डिफरेंट सिक्योरिटीज एंड सेल इट टू इन्वेस्टर्स, वो वाला पार्ट डेफिनेटली नहीं होगा। सो कांट से इट्स सिमिलर टू सिक्योरिटाइजेशन, बट स्टेप 1 ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। क्लियर है ना? ओके, we move ahead to pitch presentation. So what is pitch presentation? Pitch presentation सिंपल लैंग्वेज में बोलता है कि अगर आप अपना किसी भी इन्वेस्टर के पास जाते हो कि सर मेरे स्टार्टअप में पैसा लगाइए, इफ यू अप्रोच एनी इन्वेस्टर, एनी पर्सन हु वुड गिव यू मनी, तो वो इन्वेस्टर आपके पास पैसा लगवाना आप चाहते हो, वो आपके पास पैसा लगाए, तो व्हाई वुड यू वांट टू पुट योर मनी इनटू यू? ही विल आस्क यू फॉर अ प्रेजेंटेशन, शो मी व्हाट डज योर बिजनेस हैव, why should I put my money in your business? So then starts the pitch presentation, where you give a presentation to him, pitch him for investing in your business कि बॉस ये है मेरा बिजनेस, ये हम कर रहे हैं, ये हम कर सकते हैं, आपका पैसा हम यहां से यहां लेके जा सकते हैं if you invest in my business. You have to give him some very rosy picture. You have to give him some high rate of return का expectations. That is the only reason why he would be interested. Otherwise he will never be interested. हाई रिस्क हाई रिटर्न है। तो आप पहला बात तो उसको जानना होगा, आप कौन है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने अपना पैसा कितना लगाया है, अभी अभी समझाया था, तब उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आपने अपना कितना पैसा लगाया है यहां पे, आप किस प्रोडक्ट के किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट कुछ नया लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट क्यों चलेगा? अगर कुछ ऐसा है जो मार्केट नहीं कवर कर पा रहा है, मार्केट में वो चीज नहीं है, या एक डिमांड सप्लाई गैप है उस चीज को लेके, और आप वो मीट करेंगे, दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू क्रिएट अ निश फॉर योरसेल्फ इन द मार्केट, अ सेगमेंट फॉर योरसेल्फ। सो वो कैसे होगा? क्या ऐसा चीज है मार्केट में जो कोई नहीं ध्यान दे रहा है? कौन सा ऐसा डिमांड एरिया जो आपको लग रहा है पोटेंशियल है, बहुत आगे ग्रो करेगा, और उसमें आप अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं? उसके लिए आपके पास ऐसा क्या सोल्यूशन है जिससे वो परफेक्टली डिमांड मीट कर पाएगा और आप ही का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चल पाएगा? किस लेवल पे फ्यूचर प्रोजेक्शंस ऑफ कैश फ्लोज, कि 5 साल में क्या इस लेवल पे अपने बिजनेस को ग्रो करवाएंगे, 2 साल तक नॉर्मली जेस्टेशन पीरियड्स होता है, 3rd 4th 5th ईयर तक आप कहां तक बिजनेस को ले जा पाएंगे, किस वॉल्यूम रेट पे ग्रो लग रहा है आपको होगा, एंड फाइनली आइडियली किस तरह मार्केटिंग होगा, किस तरह बिजनेस ग्रो करके आपको पैसा स्टार्टअप में इन्वेस्टर को अपना पैसा वापस मिल जाएगा। So you have to give him a overall पूरा detailed presentation about covering every aspects. क्या क्या एरियाज आपके प्रेजेंटेशन में कवर्ड होना चाहिए, ये अपने आ रहे हैं। I'll give you some time to read as well यहाँ पे। Pitch deck presentation is a short and brief presentation. It's a short and brief presentation, not more than 20 minutes, to investors explaining about the prospects of the company and why they should invest in the startup business. It's a brief presentation using PowerPoint mainly, to provide a quick overview of the business plan and convincing the investors to put some money into the business. It can be made either during face-to-face meetings or online meetings with investors, customers, partners and co-founders. Some of the methods have been highlighted below as to approach the pitch presentation. क्या क्या steps होने चाहिए आपके presentation में, pitch presentation में? यहाँ पे लिख लीजिएगा steps in pitch presentation, या steps भी नहीं, rather it's like areas to be covered in presentation. Areas to be covered in pitch presentation. Okay, you have to do an introduction, introduce yourself, introduce your team, the problem that you're trying to target, the solution that you have for that, how would you generate marketing and sales, the future projections, किस लेवल पे sales grow करवाएंगे आप, किस तरह business grow करेगा, competition, कैसा competition है उस segment में जिसमें आप जाने का बात कर रहे हैं, business model क्या है, now this is a very interesting word, business model. business model यानी किस तरह बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा, बिजनेस मॉडल इज हाउ द बिजनेस इज कंडक्टेड, मैन्युफैक्चर होगा, सेल होगा, किस तरह बिजनेस ग्रो होगा,
हम इनिशियली क्या करेंगे, फिर कैसे बिजनेस को ग्रो करवाएंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे, सेल्स इंक्रीज करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगे. व्हाट वुड बी योर मॉडल टू कंडक्ट द बिजनेस. एंड फाइनेंसिंग, पैसा उसके लिए कितना चाहिएगा, कैसे कैसे कितने राउंड्स में फाइनेंसिंग चाहिएगा. सारा पैसा एक दिन में डे वन से तो नहीं चाहिए. सारा पैसा डे वन पे रेस कर लोगे तो डे वन से अपने लिए रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, इंटरेस्ट कॉस्ट, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगा. तो अपने राउंड्स में फाइनेंसिंग करते हैं. इनिशियली कुछ पैसा अपना लगा के स्टार्टअप शुरू करते हैं. एक लेवल तक लाने के बाद इन्वेस्टर्स को लेकर आते हैं. फर्स्ट राउंड ऑफ फाइनेंसिंग होता है, सेकंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग, थर्ड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग वगैरह भी होता है. तो अलग अलग राउंड्स में फाइनेंसिंग वगैरह होता है, उसका डिटेल्स. ओके, I want you to take 2 minutes, read the first 2 points, introduction and team. हाँ जी, किसमें? ओके, we'll discuss. The first step is to give a brief account of yourself, who you are, what are you doing. Keep it short and sweet. Get your investors interested in your company. Most interesting facts about one's business as well as the huge milestones one may have achieved. Simple सा बात है, you are like the promoter of the startup. तो आपका बैकग्राउंड अगर रिलायबल होगा तो आपके ऊपर रिलाय कर पाएंगे. आपके माइलस्टोन्स, अचीवमेंट्स पे अगर भरोसा होगा लोगों को तो आपको देखकर फर्स्ट लुक ऑफ द बिजनेस होगा. That's important. The next step is to introduce the audience to behind the scenes, people behind the scenes. That is to introduce the investors to the team members. The reason is that the investors will want to know the people who are going to make the product or service successful. The product को successful कौन कौन बनाने वाला है, that is the teams that they are going to be looking into. Moreover, the investors are not only putting money towards the idea, but they're also investing in the team. Obvious सा बात है, हम तो पूरा टीम को देखकर पैसा लगाएगा, बिकॉज काम तो पूरा टीम कर रहा होगा. तो हम सिर्फ खाली आइडिया पे पैसा नहीं लगा रहा है. एक सिंगल पर्सन पूरा बिजनेस अच्छे से नहीं चला पाएगा. सो ही शुड हैव अ गुड टीम विद हिम एज वेल. सो आई वुड लाइक टू सी द टीम मेंबर्स. Attempt should be made to include the background of the promoter and how it relates to the new company. Obvious सा बात है, अगर मेरा कोई पास्ट बैकग्राउंड है जो इसी इंडस्ट्री का है तो दैट विल हेल्प मी टू कनेक्ट एंड शो द आइडिया कि भाई दैट इज वाई द आइडिया कि भाई मैंने स्टार्ट किया है, मेरे को इस बार बैकग्राउंड है, नॉलेज है, और उसी नॉलेज के बेसिस पे ये स्टार्टअप आगे जाएगा. सो देन दैट ऑलवेज हेल्प्स इन पिचिंग बेटर. Moreover, if possible, it can be highlighted that the team has worked together in the past and achieved significant results. Obviously, that will also give a good idea कि भाई अगर टीम पूरा एक साथ पहले काम किया हुआ है, अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया हुआ है, तो और भरोसा होगा इस पूरे टीम एज अ होल में टुगेदर. क्लियर है क्या? देखो, ओके. तो हमने
सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला चीज, फिर टीम वाला चीज पढ़ लिया, अब आते हैं प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन की तरफ। आओ साथ में रीड करवा देता है। The promoter should be able to explain the problem he is going to solve and the solution emerging from it. तो प्रॉब्लम इन द सेंस मार्केट में कुछ ऐसा होगा जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे होंगे, इट्स गॉट बी समथिंग दैट द कस्टमर्स वांट। दो चीज होना चाहिए, पहला कस्टमर्स को वो चाहिए, और दूसरा बिजनेसेस, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। दैट इज व्हाट आई एम गोना बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। ओके, the investor should be convinced that the newly introduced products and service will solve the problem convincingly. That is important, that the investors को लगना चाहिए कि ये प्रोडक्ट वो प्रॉब्लम डेफिनेटली पूरी तरह से मेरे लिए सॉल्व कर देगा। Only once I am sure about this will I be able to give you a confidence कि भाई ठीक है, हाँ, then we can go ahead with this। लेकिन उसके लिए this is important that I as an investor should be convinced कि जो आप सोल्यूशन लेकर आ रहे हो वो डेफिनेटली मार्केट का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। For instance, when Facebook was launched in 2004, it added some new features which gives it more professional and lively look in comparison to Orkut, which was there for some time. It enabled Facebook to become an instant hit among the people. Customers have no privacy while using Orkut. However, in Facebook, you can view a person's profile only if he adds you to your list. This had some effective advantages of Facebook over Orkut and made it extremely popular social networking site. Simple सा बात है, मेरे पास कुछ ऐसा है जो existing players provide नहीं कर पा रहे हैं. That problem and the solution that I have, this is what I have to pitch to the investors कि I have got something that can provide a solution to a problem for the customers, and that is why my product is going to sell. That is why you should invest in my business. The solution, obviously you have found a problem, now the solution. It is very important to describe in the pitch presentation as to how the company is planning to solve the problem. For example, when Flipkart first started the business in 2007, it brought the concept of e-commerce in India. It was like one of the first companies of India that was bringing the commerce of e-commerce to India. But when they started, payment through credit card was rare. People obviously did not have 20s, 90s and initial 20s. People had a lot of skepticism with respect to online banking, net banking, and credit card was like big no-no. Chori kar leta hai, chor hai. A lot of people had this mindset. I have a credit card. Obviously, we use it in today's era. It's become a normal thing. Everybody has it. There are various credit card systems that have come up. But then then era, obviously people had a lot of notions about it. Okay, so they introduced the system of payment of a COD, which was later followed by other e-commerce companies in India as well. So COD का concept India में, because Indian market में payment in cash का concept सबसे comfortable लोगों के लिए रहता है. Everybody wants to buy a COD. So if even till date COD is the most preferred means of payment in e-commerce industry in India. In India, everybody prefers, because it's a cash-rich country, people prefer to hold cash in this country. And since people prefer to hold cash, people prefer to pay in cash. There are still a lot of suburban areas where obviously the penetration of online is increasing at a very tremendous rate, but it's still not there full-fledgedly. So which is why COD is still much more preferred by a lot of people. Now, Flipkart was the first one to come up with this as a solution. The second problem was the entire supply chain system. तो इंडिया में ये सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं था, तो इसलिए उस समय ऑनलाइन ऑर्डर भी करते थे तो डिलीवरी में बहुत टाइम लगता था, फॉल्स डिलीवरी होना, डिलीवर नहीं होना, ये बहुत आम बातें होती थी. एक स्ट्रॉन्ग रिलायबल सप्लाई चेन सिस्टम नहीं था. फ्लिपकार्ट ने ई कार्ट करके अपना delivering goods in time is one of the most important factors for the success of e-commerce. Flipkart addressed this issue by launching their own supply chain management system to deliver goods on a timely basis. This was called e-cart. तो Flipkart ने develop किया था e-cart का system, which was a supply chain management system, and later I remember lot of other players in the sense, even sometimes let's say if you are ordering on Paytm, the Paytm goods would be delivered to you by e-cart. Why? Because e-cart was independent. It's a supply chain system that was developed by Flipkart, but obviously it's serving other industries. जिसको supply करवाना है भाई मेरे से supply करवा सकता है. These innovative techniques used by Flipkart enable them to raise large amount of capital from the investors. If you want your startup to be able to raise adequate finance, there are two important things. You should be able to find a problem
You should be able to find a solution to the problem. You should have some kind of a solution that none of the other products in the market have. There should be a problem for the customers and you should have the right solution for that, and then the investors would be interested in you. Marketing and sales. Marketing and sales, this is very important part where investors will be deeply interested. The market size कितना बड़ा है? This can include profiles of target customers कि भाई अगर आप टारगेट कर रहे हो तो मार्केट का कितना बड़ा सेगमेंट है, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन होने वाले हैं. One should be prepared to answer questions about how the promoter is planning to attract the customers. If your business is already selling goods, the promoter can also brief the investors about the growth and forecast future revenue. तो सिंपल सा बात है, सेल्स कैसे होगा, कस्टमर्स आपसे ही क्यों खरीदे, वाई यू हैव टू पिच इन हियर, वाई यू, किस मार्केट का साइज क्या है, मार्केट कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा है क्या कि बिजनेस बहुत ग्रो कर सके, मार्केट भी उतना बड़ा है कि नहीं, आप ही क्यों होंगे वो और कोई क्यों नहीं होगा, क्या सेल्स फोरकास्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, सेल्स प्रोजेक्शंस वगैरह, यहां पे आप ये सब की बातें करेंगे. Projections or milestone, this is more about the cash flow. It is true that it is difficult to make financial projections for a startup concern, but if an organization doesn't have a long-term financial history, an educational guess can be made. Projected financial statements can be prepared, which gives the organization a brief idea about where is the business heading. Simple सा बात है, where are you heading? That's what you are able to tell. कि भाई अगले 5 साल में हम बिजनेस को इतना इतना ग्रो करवा देंगे, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा प्रोजेक्शंस है फ्यूचर का. तो ये प्रोजेक्शंस थोड़ा सा प्रोमोटर ओवररेट करेगा, इन्वेस्टर उसको अंडरमाइन कर देगा, थोड़ा सा डिस्काउंट करेगा, ये सब होगा, लेकिन यू शुड हैव अ प्रोजेक्शन इन माइंड, यू शुड हैव अ विजन. वो लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं होगा तो बिजनेस ग्रो कहां से करवाओगे. प्रोजेक्शंस इंक्लूड 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स दैट आर बिजनेसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. 3 टाइप के प्रोजेक्शंस होंगे, 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे प्रोजेक्शंस के अंदर. क्या क्या सर? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड दीज 3 डॉक्यूमेंट्स वेरी क्लियरली एंड कंफर्टेबली. तो आपका इनकम स्टेटमेंट किस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस होगा, एक्सपेंसेस क्या है, रेवेन्यू अभी क्या होगा, 5 साल में आप कॉस्ट कटिंग करके कॉस्ट कैसे कम कर लोगे, रेवेन्यू कैसे बढ़ा लोगे, मार्जिन कैसे बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगा और कितना प्रॉफिट्स आएगा, इनकम का होगा. बैलेंस शीट वाइज एसेट्स कितना कितना होगा, तो जो पैसे आएंगे उससे कितना री इन्वेस्टमेंट्स होगा, कितना फर्दर फाइनेंसिंग होने वाला है और उसकी तरफ बैलेंस शीट क्या होने वाला है, बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग होगा 5 साल में. Cash flows, liquidity is going to be a major factor for the business. Even if you can generate business, liquidity is going to be a major factor. So cash flow statements क्या होने वाले in the coming 5 years, all these are going to be some things that you have to project to the investors, and only then you would be able to raise sufficient capitals. Are you with me everyone? Take a minute and read these 3 points now. Okay,
इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है? It projects how much money the business will generate by projecting income, expenses, sales, cost of goods sold, expenses and capital. For the first year you will want to create a monthly income statement as well, क्योंकि current year का तो month wise breakup भी देंगे. Second year onwards आप quarterly statements is sufficient. For the following years, second year के लिए, for the following years you annual income statement is sufficient. तो it just gives you a किस तरह business grow करेगा month on month in the 1 year, फिर quarterly and फिर धीरे धीरे annually in the third, fourth, fifth years. Cash flow statement, a projected cash flow statement will depict how much cash will be coming into the business and out of the cash, and how much cash will be utilized into the business. At the end of each period, one can tally it to show up प्रॉफिट या लॉस इनकम स्टेटमेंट से भी निकल जाएगा. कैश फ्लो से मेरे लिए लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर बिजनेस के पास राइट लिक्विडिटीज होगा तो चर्न करके बिजनेस ग्रो करवा पाएंगे. लिक्विडिटी नहीं होगा तो बिजनेस अटक जाएगा. The balance sheet typically shows the business's overall finances, including assets, liabilities, and equity. One can create an annual balance sheet for one's financial projections. Obviously, balance sheets annual बना के दिखा रहे होंगे. Now, moving on, we talk about competition and business model. अगर ये बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत ग्रो करेगा, तो आप अकेले नहीं होंगे इस दुनिया में जिसको ये आइडिया सूझ रहा होगा. So why you? What about competition? If there are existing players in the competition, if they have a kind of a step ahead, lead ahead of you, why will it be you and not others? So you have to also justify to the investors that how will you tackle competition and ensure that your products get sold and not theirs. Okay. Every business organization has competition, even if the product or service offered is new or unique. It is necessary to highlight in the pitch presentation as to how the products or services are different from their competitors. If you have acquired the competitors, अगर आपने competitor को ही buy out कर लिया है, their complete details like name, acquisition price, etc. should also be highlighted. ये सबसे सिंपल तरीका होता है बिजनेस को, स्टार्टअप को ग्रो करवाने का, कि आप एक बड़ा मगरमच्छ को पहले खा जाओ. तो बड़े मगरमच्छ को ही खा गए अगर आप, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली यू हैव रीजंस टू पिच टू द इन्वेस्टर्स दैट वी ऑलरेडी हैव द बैकिंग नाउ. ओके, दैट्स जस्ट वन वे. ओके, देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ टैकलिंग कंपटीशन. बिजनेस मॉडल, ये वर्ड अच्छे से समझिएगा. बिजनेस मॉडल ओनली क्लियरली डिफाइंस हाउ द बिजनेस विल बी कंडक्टेड एंड हाउ द बिजनेस विल ग्रो. दो चीज, हाउ द बिजनेस विल, या क्या चीज? फाइनेंस तो फिर भी चाहिएगा ना. अगर हम मगरमच्छ को खाएगा तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिएगा, पहला बात. दूसरा, अगर हम खा भी लिया तो भी बिजनेस को तो हमको चलाना पड़ेगा. आई विल स्टिल नीड फाइनेंसेस, क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच तो और ज्यादा आता है आफ्टर सम काइंड ऑफ एन मर्जर और अमैलगमेशन और अ बाय आउट. Plus, I am still a startup. So if I am a startup and if I acquire a competitor, he's just one of the competitors, and there are still more competitors out there that we have to fight. नहीं, हम सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर का बात नहीं कर रहे. I'm just saying one of the competitors. We're just talking about acquiring one of the existing players. हम मगरमच्छ वर्ड इसलिए यूज किया बिकॉज एग्जिस्टिंग प्लेयर है, तो मेरे से कहीं ना कहीं आगे है वो स्टेप में, तो उसको अक्वायर करने से उसका नो हाउ स्किल्स वगैरह का फायदा मेरे को मिल जाएगा. बट एट द सेम टाइम फाइनेंसिंग का तो दरकार पड़ेगा ही. हम तो फिर भी स्टार्टअप है. मेरा ऑब्जेक्टिव खाली उसको खाना थोड़ी ना था, मेरे को तो अपना बिजनेस ग्रो करवाना है. उसको खाने का ऑब्जेक्टिव ब्रांडिंग का भी हो सकता है कि उसके थ्रू मेरे को टेक्निकल नो हाउ मिल जाएगा, उसके थ्रू मेरे को ब्रांडिंग मिल जाएगा पहले, पर उसको खाने के लिए भी मेरे को फंड्स चाहिएगा और उसके बाद भी बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए फंड्स चाहिएगा. क्लियर है ना? ओके, कमिंग बैक. बिजनेस मॉडल इज अ वर्ड दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बिजनेस मॉडल बताता है कि मैं बिजनेस कैसे कंडक्ट करूंगा और फिर उसको कैसे ग्रो करवा के, और उसको कैसे ग्रो करवा के एक प्रॉफिटेबल लेवल तक लेकर आऊंगा. ओके, द टर्म बिजनेस मॉडल इज अ वाइड टर्म डिनोटिंग कोर एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस इंक्लूडिंग पर्पस, प्रोसेस, टारगेट कस्टमर्स, ऑफरिंग्स, स्ट्रैटेजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर,
structuring, organizational structures, sourcing practices, operational processes and policies including culture. हर कुछ आप बिजनेस कैसे कंडक्ट करोगे, किससे खरीदोगे, कैसे बेचोगे, हाउ विल यू कंडक्ट द बिजनेस एंड हाउ विल यू मेक इट ग्रो. A business model is the way in which a company generates revenue and makes profit from operations. आप किस तरह बिजनेस कंडक्ट करके बेचोगे और प्रॉफिट कमाओगे. Analysts use the term gross profit as a way to compare the efficiency and effectiveness of the firm's business model. Why gross profits? Because net में indirect खर्चा आता है. indirect से हमें मतलब नहीं है, लेकिन डायरेक्टली बिजनेस कैसे कर रहे हैं उससे बिजनेस मॉडल ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है. Gross profit is calculated by subtracting the cost of goods sold from revenue. Wow, this is like something that CA students को तो पता ही नहीं होगा, शायद CMA students को तो एकदम भी नहीं पता होगा. मतलब हम लोग को किसी को ही पता नहीं हो सकता है सर. बचपन से पढ़ रहे हैं सर अकाउंट्स में, बचपन से, ठीक है ना. बचपन, अब तो स्कूल बचपन हो गया हमारा. बचपन से पढ़ रहे सेल्स माइनस कॉग्स इज जीपी. तो रेवेन्यू से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है. हम नया चीज बता रहे थे. A business model can be illustrated with the following example. बहुत ही ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, बस 2 मिनट लो, रीड कर लो. बिजनेस कैसे चेंज होता है, तो बिजनेस मॉडल डिफरेंट होने से क्या फायदा होता है. यू गेट एन आइडिया ऑफ बिजनेस मॉडल वर्ड. ओके, एग्जाम्पल समझ में आया ना. किस तरह अगर बिजनेस मॉडल सही होगा तो अपने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, कीपिंग द सेम लेवल ऑफ रेवेन्यूज. Therefore, company A isn't making more sales, but it configured out a way to revolutionize its business model, which reduced its costs. Obviously, आपके पास additional 40% profit ज्यादा बचेगा, margin होगा, more in margin to play with the managers of the company. Managers of company A have little room for error and they have to tread carefully. Hence, every investor wants to get his money back, so it's important to tell them in a pitch presentation as to how they would plan on generating revenue. It is better to show the investors a list of various revenue streams for a business model and the timeline for each of them. कैसे कैसे अलग अलग बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होगा. अगर आप ये प्रॉपरली बता पाएंगे तो ऑब्वियसली बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद होगा. इन्वेस्टर्स खुश होगा, दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट. Further, how to price the product and what does the competition charge for the same or similar product shall also be highlighted. It is beneficial to discuss the lifetime value of the customer and what should be the strategy to keep him glued to their product. तो सिंपल सा बात है, अगर आप कस्टमर को रिटेन करके रखते हो तो लॉन्ग टर्म में वो कितना एडिशनल सेल्स जनरेट करेगा, लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर. और आप उसको रिटेन करने के लिए कैसा कैसा बिजनेस स्ट्रैटेजीज फॉलो करोगे. तो लेट्स से जोमैटो, उबर, स्विगी, ये जितने बिजनेस स्टार्टअप्स आए थे,
not as a startup now, but when they started up. So as a startup, the whole idea was to get customers and retain customers. So now if I have got customers and if I am able to retain the customers, customer का lifetime value ultimately वो मेरे को बहुत सारा profit कहीं ना कहीं generate करके देगा. That is what you try and pitch in here. That's the business model. That I will get customers, I will retain customers, and thereby lifetime value वो मेरे को ज़्यादा generate करके दे रहा होगा. Clear है क्या? Okay, moving on. Financing. If a startup business firm has raised money, it is preferable to talk about how much money has already been raised, who invested that money and what they did about it. If no money has been raised till date, an explanation can be made regarding how much work has been accomplished with the help of minimum funding that the company has managed to raise. तो अगर आपने ऑलरेडी कुछ पैसा रेज किया तो उसके बारे में बताइए, नहीं तो आप अपने बारे में बताइए कि आप कैसे एडिशनल पैसा रेज करके क्या करने का सोच रहे हैं. It is true that investors like to see entrepreneurs who have invested their own money. If a promoter is pitching to raise capital, he should list how much he is looking to raise and how he intends to use the funds. सिंपल सा बात है, आप मेरे से पहले कितने लोगों से पैसा ले चुके, उसको क्या किए, बढ़ाए डुबाए क्या किए हैं, मेरे से आप कितना पैसा लेना चाहते हैं और उसको कैसे ग्रो करवाना चाहते हैं. ऑल दैट आई वुड वांट टू सी इन द प्रेजेंटेशंस. 9 broad segments that you should talk about in your presentation, and you should keep your presentation 20 minutes. पता नहीं कैसे होगा इतना सब कुछ के साथ, but you have to keep it short, not very big, but keep talking about the key things about yourself, about the team, about the marketing, about the supply chain, about the projections, the competition, the business models. All this, everything has to be covered. Clear है क्या everyone? The pitch presentation part. Good chapters, good concepts that can be asked for us. Okay. So should be ready for these things. Modes of financing. Bootstrapping. You know what's a bootstrapping? अभी बताया था अपना पैसा लगाना starting of the session में. So when you are using your own funds for investing, that's bootstrapping. An individual is said to be bootstrapping when he or she attempts to found and build a company from personal finances or from operating revenues of the new company. स्टार्टिंग में ये सेम चीज बता चुके आपको. A common mistake made by most founders is that they make unnecessary expenses towards marketing, office and equipment they cannot really afford. कई बार ऐसा खर्चा करते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते. So it is true that more money at the inception of a business leads to complacency and wasteful expenditure. On the other hand, investment by starters from their own savings leads to cautious approach. अगर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो कई बार कंप्लेसेंसी हो जाता है, कई बार वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो जाता है. पर अगर पैसा लिमिटेड होगा, आप जहां जरूरत होगा वहीं इन्वेस्ट करेंगे, जहां जरूरत होगा वहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो धीरे धीरे ज्यादा कॉशियसली आगे बढ़ेंगे. It curbs wasteful expenditures and enables the promoter to be on their toes all the time. सिंपल बात है, पैसा लिमिटेड है, ऑन योर टोज होंगे एंड सही सही जगह पैसा खाली इन्वेस्ट करेंगे. Some of the methods, आइएगा, some of the methods in which a startup can bootstrap. सिंपल सा बात है. पहला पॉइंट इज ट्रेड क्रेडिट. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, अपना पैसा लगा रहे हैं यहां पे. ट्रेड क्रेडिट यानी करेक्ट. ट्रेड क्रेडिट यानी सप्लायर्स से क्रेडिट लेके सामान को बनाकर बेचेंगे, जो पीछे डिस्कस किया था. तो आपके बदौलत ऑब्वियस सा बात है, बिजनेस तो नया है, आप बिजनेस को तो नहीं जाता, बट आपके पर्सनल गुडविल के वजह से सप्लायर आपको क्रेडिट देगा और आप उसके गुड्स को बनाकर बेचेंगे और उसके बेसिस पे प्रॉफिट कमाएंगे और बिजनेस को ग्रो करवाएंगे. When a person is starting his business, suppliers are reluctant to give credit. They will insist on payment of their goods either by cash or by credit card. वो लोग बोलेंगे भाई इमीडिएट पैसा दे दो, जान ना पहचान, पता नहीं पैसा डूब जाएगा तो. So they will prefer to take initial money initially only. However, a way out is to prepare a well-crafted financial plan, pay a visit to the supplier's office, या तो ओनर से या फिर उसके CFO से मिलिए और उसको कन्विंस करिए अबाउट योर फाइनेंशियल प्लान.
छोटा बिजनेस है तो डायरेक्टली ओनर से मिलना चाहिए आपको, बड़ा बिजनेस है तो उसके सीएफओ से मिलना चाहिए। और फाइनेंशियल प्लान बताइए कि आप उसे क्रेडिट चाह रहे हैं, लेकिन उसके क्रेडिट के बदौलत क्या होगा और उसके वजह से उसको कितना बिजनेस मिलेगा, उसका बिजनेस कितना ग्रो करेगा और आप कैसे ग्रो करेंगे। गिव हिम अ गुड प्रोजेक्शंस एंड ही वुड बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। Communication skills are important here. The financial plan has to be shown. The owner or the CFO has to be explained about the business and the need to go first order on credit in order to launch the venture. सिंपल सा बात है, सामने वाले को समझाना है कि मेरा आइडिया अच्छा है लेकिन ऑर्डर क्रेडिट पे देना होगा क्योंकि पैसा नहीं है उतना स्टार्टअप पे, लेकिन I will be able to sell it. I have a ready customer available. You provide me the credit. I supply the goods, provide you cash. You take interest for me for the remaining period. That's fine, but provide the credit. You have to convince him. The owner or the financial officer may give half the order on credit and balance on delivery. कि ऐसा भी हो सकता है कि 50% समझ लो बड़ा बल्क ऑर्डर है, आप 20 करोड़ का माल उठा रहे हो तो ये बोल देगा 10 करोड़ अपफ्रंट दे दीजिए एंड 10 करोड़ पे उधार में बाद में दे दीजिएगा बेच के। The trick here is to get the goods shipped and sell them before paying to them. कि उसको पे करने के पहले अगर आप उसे 60 डेज का क्रेडिट दे रहे हो, 60 डेज के अंदर आपको गुड्स को बेचना है बनाकर। दैट इज द ट्रिक पार्ट। इफ यू कैन डू दैट देन यू विल गेट द फंड्स एंड यू कैन पे हिम बैक इजीली फ्रॉम द फंड्स, वरना वापस बाकी 10 करोड़ लाएंगे कहां से उसको चुकाने के लिए। One can also borrow to pay for the goods sold, but there is interest cost also. So trade credit is one of the most common ways to reduce the amount of working capital one needs. This is true in retail operations. Obviously retail में बहुत सारे ऐसे line of business होते हैं जिसमें 3-3 महीना 6-6 महीना का क्रेडिट चलता है नॉर्मल में सप्लाई में 3-3 महीना 6-6 महीना का क्रेडिट चलता है, 3 महीना 6 महीने बाद तक का पेमेंट चलता है। So which is why it's important in the business that you are able to convince the owner or the finance officer for a proper suitable credit lines. When you visit your supplier to set up your order during your startup period, ask to speak directly to the owner if it's a small company, or ask to talk to the CFO or any other person who approves credit. Introduce yourself, show the officer the financial plan that you have prepared, tell the owner or the financial officer about your business and explain that you need to get your first orders on credit to launch your venture. ये सेम चीज ऊपर बोल चुका है, repetitive है थोड़ा। The owner or finance officer may give half the order on credit with the balance due on delivery. Of course the trick here is to get the ships shipped and sell them before. Same चीज है, one आई थिंक पूरा ही सेम है क्या? आई थिंक मतलब ये लास्ट वाला पार्ट से ये तो पूरा ही वर्ड टू वर्ड ही सेम एकदम। ओके, दैट वाज द ट्रेड क्रेडिट पार्ट। नेक्स्ट इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग ऑलरेडी डिस्कस किया था हम लोगों ने। ट्रेड क्रेडिट को सेल करेंगे, रिसीवेबल्स को सेल करेंगे, रिसीवेबल्स को सेंड करने से अपने लिए पैसा जनरेट हो जाएगा, दैट वी कैन यूज फॉर फाइनेंसिंग द बिजनेस ऑपरेशंस। This is a financing method where accounts receivable of a business organization is sold to a commercial financial company to raise capital. The factor then got hold of the accounts receivable of a business organization, assumes the task of collecting the receivables as well as doing what would have been the paperwork. तो फिर उसके बाद रिसीवेबल्स को कलेक्ट करने का सारा हेडेक वगैरह उसका हो जाता है, सारा पेपर वर्क वगैरह वो करता है फैक्टर एजेंट। उसके बदले उसको कमीशन मिलता है और बदले में आपको एडवांस में पैसा मिल जाता है। Factoring can be performed on a non-notification basis. It means customers may not have to be told that their accounts have been sold. मतलब ऐसा नहीं है जा जाके कस्टमर को बताना है, क्यों? क्योंकि कस्टमर को ड्यू डेट पे डिलीवरी देना है। बिजनेस ने फैक्टर एजेंट को बेच दिया, इससे कस्टमर को क्या लेना देना है? कस्टमर को तो ड्यू डेट पे ही पैसा देना है, बस उसके पास तकादा करके पैसा लेने के लिए कस्टमर बिजनेस की जगह फैक्टर एजेंट जा रहा होगा। इससे नॉन नोटिफिकेशन बेसिस भी हो सकता है। However, there are merits and demerits to factoring. The process of factoring may actually reduce cost for an organization.
It can reduce cost associated with maintaining accounts receivable like bookkeeping, collection and credit verification. If comparison can be made between these costs and fee payable to the factor, in many cases it has been observed that it proves fruitful to utilize this financing method. मतलब सर समझा रहा है, एक मिनट. बोला फैक्टरिंग करने से अपने लिए दो चीज होगा. एक, फैक्टर एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा. दूसरा, इंटरेस्ट लगेगा. इंटरेस्ट ऑब्वियसली लगेगा बिकॉज वो पैसा एडवांस पे दे रहा है, बट उसको कमीशन भी देना पड़ेगा, फीस जो भी नाम से बोल दो, फॉर द फैक्टर सर्विसेज दैट इज गिविंग. बट उसके अगेंस्ट में मेरे को रिसीवेबल्स मैनेज करने के लिए एक पूरा अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट होगा, बुक कीपिंग करना पड़ेगा, पीरियोडिक तकादा करना पड़ेगा, कलेक्शंस. तो वो सारा हेडेक, वो सारा इन हाउस मेंटेनेंस वाला काम भी तो मेरा अट जाएगा. सो कलेक्शन चार्जेस जो बोलते थे वो मेरा नहीं लग रहा होगा. तो पीपल ऑफन वे कि मेरा इन हाउस कलेक्शन करने का जो खर्चा लगता, और फैक्टरिंग में स्टार्टअप्स के लिए तो खास करके फैक्टरिंग इज मोर कन्वीनियंट. In addition to reducing internal cost of a business, factoring also frees up money that would be otherwise be tied to receivables. पैसा आपको एडवांस में मिलेगा. This is true for businesses that sell to the other businesses or the government, where often long delays in payment that will this would offset. Obvious सा बात है, अगर आप बिजनेस हाउस को बेच रहे हो या गवर्नमेंट को बेच रहे हो तो कई बार 3 महीना 6 महीना बाद पैसा आएगा, तो आप फैक्टर एजेंट को बेच दिए, आपको पैसा एडवांस में मिल गया. दिस मनी कैन बी यूज्ड टू जनरेट प्रॉफिट थ्रू अदर रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी. It can be useful for raising money and keeping the cash flowing. Obvious सा बात है, बिजनेसेस के अंदर कैश फ्लो, लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए ये काम में आता है. फैक्टरिंग करके पैसा पीरियोडिकली जैसे जैसे सेल होता रहेगा पैसा आता जाएगा, सेल होगा पैसा आता जाएगा. चाहे क्रेडिट 6 महीने का है तो अपने को 6 महीना वेट नहीं करना है, सेल के साथ साथ में पैसा आता रहेगा. हाँ जी, again factoring is with recourse, without recourse, like securitization. Normal world it is always with recourse, which means if the like discounting of bills, so in case the customer does not pay, then obviously you go back to the originator, you go back to the original person, the company, the startup. Clear है ना? Okay, very valid question. Factoring can also be with recourse, without recourse, but real life it's always with recourse. तो अगर कस्टमर पैसा नहीं देता तो obviously factor agent will come back to the startup and ask for funds from me. लीजिंग बोला, और एक चीज सर, एसेट्स खरीदना है तो बड़ा बड़ा एसेट्स खरीदने जाएंगे, बहुत सारा खर्चा लगेगा. उसकी जगह इनिशियली रेंट पे ले लीजिए, लीज पे, भाड़ा पे ले लीजिए, बिजनेस को चलाइए. स्टार्टअप है, इनिशियली पैसा फंड्स नहीं है इतना, तो शुरू करिए. अगर बिजनेस ग्रो करने लगेगा, एक कैपिटल बेस क्रिएट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है. Another popular method of bootstrapping is to take the equipment on lease rather than purchasing it. It will reduce the capital cost and help assessee to claim tax exemption also. Why? Tax benefit भी तो मिलेगा. कैसे सर? बोला, अगर हम एसेट लीज पे लेंगे तो लीज रेंटल जो हम पे करेगा, जो भाड़ा पे करेगा, इट्स एन अलाउड एक्सपेंडिचर. So it is better to take a photocopy machine, an automobile or a van on lease by avoiding out lump sum money, which is not at all feasible for a startup organization. For example, the entire aviation industry works on leasing only. Majority aviation industry के जितने major players है सब लीज पे है, सारा उनका एयरक्राफ्ट. कोई खरीदता थोड़ी ना एयरक्राफ्ट इतना बड़ा बड़ा पैसा देके. एयरक्राफ्ट लीज पे लेके चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं और उसका लीज रेंटल्स पे करते हैं. So for any business initial level it is always advisable, especially for startups, कि आप उसको लीज कर ले. लीजिंग में टैक्स बेनिफिट भी होगा आपको, क्योंकि खर्चा अलाउड एक्सपेंडिचर होगा आपके लिए. प्लस लीजिंग का और एक फायदा बोलते हैं कि अपने लिए इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होगा, तो ज्यादा पैसा इनिशियली पॉकेट से लगाना नहीं पड़ेगा. दैट विल बी अ सेविंग फॉर अस. Further, if you are able to shop around and get the best kind of leasing arrangement when you are starting up a new business, it's much better to lease. It's better to lease a photocopier rather than pay $3,000 or leave your automobile or van to avoid paying out $8,000 or more. Obviously, मतलब लाखों रुपया देने की जगह बेटर है हजारों रुपया में भाड़ा पे ले लीजिए. There are advantages of both the startup business using the property or equipment and the owner of that property or equipment. The lesser जो भाड़ा पे दे रहा है, the lesser enjoys tax benefit in the form of depreciation on the fixed asset leased and may gain from capital appreciation of the property as well as making a profit from the lease. तो lesser को obviously profit मिलेगा,
लेसर को ऑब्वियसली टैक्स बेनिफिट्स मिल सकता है, लेसर को साथ साथ में कैपिटल अप्रिसिएशन वैल्यू का इंक्रीज मिलेगा, लेसी को बेनिफिट्स बाय मेकिंग स्मॉलर पेमेंट्स होगा, सो ही वॉक्स अवे फ्रॉम द इक्विपमेंट यूजिंग द इक्विपमेंट और एंड ऑफ द इक्विपमेंट वापस दे देगा, प्लस टैक्स बेनिफिट होगा इन द फॉर्म ऑफ लीज रेंटल्स पेड बाय हिम, तो जो लीज रेंटल पे कर रहा है वो रेंटल पे भी उसको टैक्स बेनिफिट्स होने वाला है, तो टैक्स का भी बेनिफिट होगा, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं करना और एसेट पे भी फंड्स ब्लॉक नहीं हुआ, अगर एसेट ऑब्सोलीट हो गया रिटर्न कर देंगे, भाड़ा पे लिया था वापस करके दूसरा जगह ले लेंगे. So ideally it is more convenient for us if we are taking any large asset, any large machine on a rental basis, because that saves the investment for us as well, that gives us tax benefits as well, and that helps us to switch over in case of obsolescence as well. क्लियर है क्या? तीन हमने बूटस्ट्रैपिंग के मेथड्स आपको पढ़ाए. सबसे पहला ट्रेड क्रेडिट का बात किया, फैक्टरिंग का बात किया, लीजिंग का बात किया है. क्लियर है? नीचे आ रहे हैं. बूटस्ट्रैपिंग के बाद आता है एंजल इन्वेस्टर्स. सो हु आर दी एंजल इन्वेस्टर्स? जो एंजल की तरह हमारे लिए आते हैं, एंजल की तरह आते हैं, उनको हम एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं. सर उनको एंजल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमारे आइडिया में पैसा लगा रहे होंगे. दे विल इन्वेस्ट इन माई आइडिया. उनको मेरा आइडिया अच्छा लगेगा और वो आइडिया में पैसा लगा रहे होंगे. एंजल इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं अपना पैसा लगा रहे होते हैं. एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं. उसके बाद एक और टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे, इस वेंचर कैपिटल फंड्स. लेकिन एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल फंड्स में मेन फर्क क्या होता है? एंजल इन्वेस्टर्स अपना पैसा नॉर्मली लगाते हैं, वेंचर कैपिटल्स आर मोर लाइक म्यूचुअल फंड्स. तो वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा अक्यूमुलेट करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, और वो पैसा वो लोग नए नए बिजनेसेस स्टार्टअप्स वगैरह में लगाते हैं. दैट्स वेंचर कैपिटल फंड्स. एंजल इन्वेस्टर्स जनरली क्या होता है? अपना पैसा किसी स्टार्टअप्स वगैरह में लगाते हैं बिकॉज दे वैल्यू द आइडिया ऑफ दैट. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एन एंजल इन्वेस्टर्स. Okay, I would want you to read the first 3 paras of angel investors, please. 2-3 मिनट लीजिए और रीड करिए.
डन? ओके, despite being a country of many cultures and communities inclined to business and entrepreneurship, India still ranks low on comparative ratings across entrepreneurship. इंडिया में फिर भी entrepreneurship, न्यू वेंचर्स को उतना सपोर्ट नहीं किया जाता है. Innovation and ease of doing business. The reasons are obvious. These include our old and outdated rules and regulations, which provide a hindrance to our business environment for a long time. Other reasons are red tapeism, corruption वगैरह है, unnecessarily bureaucracy वगैरह है, internal compliances वगैरह जो बिना मतलब का घूसखोरी वाला systems है, our time consuming procedures, lack of support for entrepreneurship. Things are changing in recent times. ये in general रहा है, जिसके वजह से नया startups वगैरह में लोग इन्वेस्ट भी नहीं किए, एक माइंडसेट ही नहीं रहा लोगों का, because of the same reason that it was not supportive, the environment was not supportive. But the world is changing. As per Investopedia, angel investors invest in small startups or entrepreneurs. They invest in small startups or entrepreneurs. Angel investors are among the entrepreneurs family and friends. Generally obviously among family and friends होगा, but अलग से angel investors भी हैं. The capital angel investors may provide maybe a one-time investment to help the business propel on an ongoing injection of money to support and carry the company through its difficult early stages. So angel investor angel की तरह आता है जो आपको प्रॉब्लम से निकालता है. जनरली फैमिली एंड फ्रेंड्स वगैरह होगा जो बिजनेस में पैसा लगाकर आपके बिजनेस को, स्टार्टअप को एक किक पुश देने का काम कर रहा होगा. They may provide more favorable terms compared to other lenders since they usually invest in the entrepreneur starting the business rather than the viability of the business. So सिंपल सा बात है, एंजल इन्वेस्टर को आपके आइडिया पे, आप पे भरोसा होगा, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव के साथ. Which is why they will give it you funds on a more easier terms as compared to other investors. Angel investors are focused on helping startups take their first steps rather than the possible profit they may get from the business. They are the opposite of venture capitalists. Venture capitalist is a pure business. उनको प्रॉफिट कमाना है, वो आपके बिजनेस में हाई रिस्क हाई रिटर्न देखते हैं, लेकिन हाई रिटर्न के साथ ऑब्जेक्टिव के साथ पैसा लगाते हैं. एंजल इन्वेस्टर रिटर्न के मोटिव से नहीं, बट आपके आइडिया में इंटरेस्ट दिखाकर आपके आइडिया को किक स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव से पैसा लगाता है. सो एंजल इन्वेस्टर का एंड वेंचर कैपिटलिस्ट का ऑब्जेक्टिव एकदम ऑपोजिट होगा. एंजल इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव होगा आपके बिजनेस में, बिजनेस को किक स्टार्ट करके आइडिया को शेप करना. वेंचर कैपिटलिस्ट का ऑब्जेक्टिव होगा कि प्रॉफिट कमा पाना इन द लॉन्ग रन. Angel investors are also called informal investors. So what do you mean by informal investors? Angel funders, private investors, ये खाली नाम है angel investors के. Seed investors और business angels. These are affluent individuals जिनके पास बहुत पैसा होगा, who inject capital for startups in exchange for ownership, equity और convertible debt. पैसा जो आपके बिजनेस में लगाएंगे, चैरिटी नहीं कर रहे, डोनेशन नहीं दे रहे, बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हैं. इन्वेस्टमेंट एंड चैरिटी में फर्क रखिएगा. So they will obviously invest, उसके बदले वो आपसे क्या ले रहे होंगे? They will take equity or they will take convertible debts. They will come as an angel, but obviously keep the business minds. Some angel investors invest in through crowdfunding platforms or build angel investing networks to pull in capital. तो अलग अलग तरीका हो सकता है. कई सारे क्राउड फंडिंग करके पैसा आपके लिए जनरेट करेंगे, उनके ब्रांड नेम पे लोग क्राउड फंडिंग करके पैसा लगा देंगे, या ऑनलाइन पूल ऑफ फंड्स क्रिएट कर सकते हैं. वॉट एवर बी द वे, एंजल इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव होगा आपके आइडिया को शेप करना, आइडिया में पैसा लगाना, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी कराना. लेकिन ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म बिजनेस होगा तो प्रॉफिट तो कमाना चाहेगा, इसीलिए सामने वाला इक्विटी स्टेक या कन्वर्टेबल डेट स्टेक ले रहा होगा. Angel investors typically use their own money. ध्यान देना, that is the main part coming in. Unlike venture capitalists who take care of pooled money from many other investors and place them in a strategically managed fund. That is where the main difference comes in between angel investors and venture capital funds. Angel investors अपना पैसा लगा रहा है आपके बिजनेस के अंदर. Venture capitalist pool of funds ले रहा होगा. It's like a mutual fund. Pool of funds ले रहा होगा अलग अलग सोर्सेस से, और फिर वो पैसा एक साथ आपके बिजनेस में लगा रहा होगा. Though angel investors usually represent individuals, the entity that actually provides the fund can be an LLP, limited liability company हो सकता है, business हो सकता है, trust हो सकता है, investment fund हो सकता है, या any other vehicle हो सकता है.
तो आइडिया, पैसा लगाने वाला बंदा एक होगा एंजल इन्वेस्टर्स में आइडियली, लेकिन वो पैसा कंपनी फॉर्म में या पार्टनरशिप में या बिजनेस, कोई भी अलग अलग ट्रस्ट या कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्रिएट करके उस एंटिटी के थ्रू पैसा आपके बिजनेस में लगा रहा होगा, ठीक है ना. सो इफ लेट्स से इफ एनी बिजनेस, if I am an angel investor, I will have funds, I will have a lot of funds, I will invest in startups, but when I invest in startups, I will not invest directly as an individual, I will have a company that will invest in startups, that will be my angel investing company. Are we clear with this part? क्या हाँ जी, कर सकते हैं, बट क्या ना, अगेन इट्स जस्ट अबाउट गिविंग अ शेप, क्योंकि वो तो इक्विटी शेयर्स खरीदेगा ना, और वो खाली एक ही स्टार्टअप में पैसा नहीं लगाते. तो क्या अब इट्स लाइक नारायण मूर्ति वाला चीज है. सो नारायण मूर्ति इज अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ फंड्स, लेकिन नारायण मूर्ति खुद पैसा लगा के खुद तो सारा चीज मैनेज नहीं करेगा. सो व्हाट ही विल वांट टू डू इज आइडियली ही विल हैव अ कंपनी जिसमें वो उसका ही पैसा होगा और वो स्टार्टअप्स में लगा रहा होगा, लेकिन कंपनी के थ्रू रूट हो रहा होगा. Angel investors who seed startups that fail during their early stages lose their investments completely. अगर बिजनेस फेल हो गया तो एंजल का पूरा पैसा डूब जाएगा. Lose their investment completely. This is why professional angel investors look for opportunities for a defined exit strategy, IPO या कुछ. तो ये आगे भी डिस्कशंस में आएगा कि सर ये एग्जिट का स्ट्रेटेजी कैसा होगा. एंजल इन्वेस्टर पैसा तो देगा, लेकिन पैसा डुबाने के लिए तो नहीं देगा. पैसा सामने वाला तो वापस भी अपना अर्न करके एक रीसेंट प्रॉफिट के साथ वापस चाहेगा. दो ऑब्जेक्टिव वो नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, लाइक आई सेड. तो सामने वाला अगर आपको पैसा देगा तो ऑब्वियसली एक रिटर्न के साथ वापस भी लेके निकलना चाहेगा. तो वो एग्जिट का स्ट्रेटेजी क्या होगा ये भी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए. जनरली प्रोमोटर बोलता है मैं 5 साल में बाय आउट कर लूंगा, या बोलता है हम आईपीओ लाएंगे, पब्लिक को शेयर्स बेच के आप अपना शेयर्स बेच के निकल जाइएगा. व्हाटएवर बी द वे, बट देयर हैज टू बी अ डिफाइंड वे बाय व्हिच आई विल गिव यू एन एग्जिट स्ट्रेटेजी टू एग्जिट आउट ऑफ द मार्केट एज वेल. देखो क्लियर हो रहा है क्या एंजल इन्वेस्टर्स वाला पार्ट?